जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम वीर सावरकर। स्वतंत्र यज्ञ के हुतात्मा वीर सावरकर। रत्नगर्भा भारत माता ने समय समय पर जिन विभूतियों को उत्पन्न किया है, स्वनाम धन्य नर शार्दुल सावरकर का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है। संसारिक अभ्युदय के लिए जिन साधनों, जिन योग्यताओं और जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सबके होते हुए भी सावरकर जी ने अपनी जवानी में अपने उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि संपन्न सफल पारिवारिक जीवन, इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों की सुनहरी आशाओं पर पानी फेर भारत माता की एक एक आह पर अपनी अनेक अतृप्त चाहों को बलिदान कर दिया था। महाराष्ट्र के चिर पावन ब्राह्मणों का वंश भारत में प्रसिद्ध है। विगत 2 शताब्दियों से इस वंश में निरंतर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिय मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों से जूझते हुए अपने प्राणों तक देना गौरव का चिन्ह समझा है। 1857 के क्रांति युद्ध के नेता नाना साहब पेशवा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के, पूना के अंग्रेज अधिकारियों को मारकर प्राणदंड पाने वाले चापेकर बंधु और रानाडे तथा लोकमान्य तिलक भी इसी वंश में पैदा हुए थे। इसी वंश में नासिक के समीप भगूर नामक गांव में श्री दामोदर पंत सावरकर के यहाँ 28 मई सन 1883 में हमारे चरित्र नायक श्री विनायक सावरकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों के अग्रणी बने, जिनको विदेशियों ने हुतात्मा कहकर संबोधित किया, जिसे यूरोपीय राजनीतिकों ने मैजनी, गैरीवाल्डी, वुल्फटोन आदि कहकर उनकी प्रशंसा की, और जिसे अखिल विश्व भारतवर्ष के ने स्वतंत्र वीर की उपाधि से विभूषित किया। सावरकर बंधु 3 भाई थे। बड़े थे गणेश, मंझले हमारे चरित्र नायक थे श्री विनायक और छोटे श्री नारायण। शैशव काल। किशोर अवस्था में ही विनायक में ईश्वर प्रदत्त देवी शक्तियां दृष्टिगोचर होने लगी थी। इनके पिता इनमें ऊंची भावनाएं भरने के लिए महाभारत और रामायण की कहानियां तथा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि राष्ट्रीय वीर पुरुषों की गाथाएं सुनाया करते थे। इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे और वे अपने पुत्र में भी काव्य प्रतिभा पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें मराठी के प्रख्यात कवि वापन, मोरोपना तथा संत तुकाराम की कविताएं सुनाया करते थे। इससे इनमें बचपन में ही ऐसी प्रेरणा हुई कि 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता करना आरंभ कर दिया था और मराठी के प्रसिद्ध पत्र उन्हें चाव से छापने भी लगे थे, यदि वे यह न जानते थे कि इसकी रचयिता 10-12 वर्ष के बालक की है। घर में बहुत से ग्रंथ व पत्र पत्रिकाएं पढ़ी रहती थीं। इनमें महाभारत का मराठी अनुवाद, केसरी पत्र की प्रतियां और मराठा वीरों की विजय गाथाओं से भरी पुस्तकें प्रमुख थीं। फुर्सत के समय में विनायक इन्हें पढ़ा करते थे और अपने साथियों में राष्ट्रीयता की भाव भरा करते थे। इसके कारण वे अपने मित्रों में विद्वान, देशभक्त और ओजस्वी वक्ता के रूप में पूजे जाते थे। अपने पिता के साथ विनायक प्रतिदिन देव पूजा किया करते थे। घर में दुर्गा की एक भव्य मूर्ति थी। उन्हें विदित था कि शिवाजी देवी दुर्गा भवानी के एकनिष्ठ भक्त थे। इनके लिए श्री दुर्गा प्रेरणा शक्ति थी। वे कई घंटों तक उसके समीप बैठे रहते और अपने देश की पराधीनता से मुक्त करने हेतु सहायता की याचना किया करते थे। सन 1867 में महाराष्ट्र में राजनीतिक जागरण का जोर था। राष्ट्रीय महासभा का शानदार सफल अधिवेशन, शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव आदि समारोह ने मराठा युवकों में एक अभूतपूर्व जोश पैदा किया। पूना इस आंदोलन का केंद्र था। इस
जोशीले राजनीतिक वातावरण से विनायक बहुत प्रभावित हो रहे थे। उसी समय पूना में भयानक प्लेग की बीमारी फैल गई और प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति उचित चिकित्सा के अभाव में काल के ग्रास बन रहे थे। इस पर अंग्रेज अफसरों ने प्लेग के चूहों का निर्मूलन करने के नाम पर घरों में घुसकर संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों के साथ में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के इस अशिष्ट व उद्दंड व्यवहार से कुपित होकर एक दिन चापेकर बंधुओं ने एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर रेड को गोली से उड़ा दिया। यह समाचार बिजली की भांति सर्वत्र फैल गया। धरपकड़ आरंभ हुई। नातू बंधु निर्वासित किए गए। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। चापेकर बंधुओं को प्राणदंड दिया गया। जिस दिन चापेकर बंधु यरवदा जेल में फांसी पर लटकाए गए, उसी दिन उन्होंने प्रातः उठ के प्रार्थना की और भगवत गीता का पाठ करते हुए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। किशोर विनायक सावरकर पर इस घटना का गहरा असर हुआ। वे आप ही आप बोलने लगे। चापेकर बंधुओं ने मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो क्या मैं मौज शौक में ही अपना जीवन बिताते हुए अंग्रेजों के अत्याचारों को केवल दर्शक बनकर देखता रहूं? चापेकर का कार्य अधूरा पड़ा है। मुझे उसे पूरा करूंगा, अन्यथा उनके प्रयत्नों से अपनी प्राणाहुति दे दूंगा। वे तत्काल घर में प्रतिष्ठित दुर्गा के सम्मुख उपस्थित हुए और थोड़ी देर तक आंखें मूंदकर शांत खड़े रहने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भारत माता का दास्य श्रृंखलाएं तोड़ने के लिए अपना जीवन अर्पण करता हूँ। मैं गुप्त संस्थाएं खोलूंगा, शास्त्र बनाऊंगा और समय आने पर हाथ में लेकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ता लड़ता मरूंगा। उस दिन से विनायक ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए नियमित कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने सन 1900 में नासिक में एक मित्र मेला नाम से एक संस्था बनाई, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। यह आरंभ से ही एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ये संस्था अपना कार्य गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार से करती थी और धीरे धीरे शाखाएं सारे भारत में फैल गई थी। इस संस्था द्वारा महाराष्ट्र के प्रमुख नगरों में शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाए जाते थे और इनके द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई जाती थी। आम सभाओं में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार कर नवयुवकों को मित्र मेला में भर्ती किया जाता था। यौवन काल। राजनीतिक आंदोलनों में प्रमुख रूप से भाग लेते हुए उन्होंने अपने अध्ययन की कभी उपेक्षा नहीं की और न अपने साथियों को ही करने दी। यही कारण है कि विनायक परीक्षा में कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं हुए। 1909 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज की शिक्षा के लिए नासिक छोड़कर पूना जाने का निश्चय किया। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रविष्ट होते ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं महाराष्ट्र के कोने कोने से पूना में विद्या अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों में राष्ट्रीय विचारों का प्रचार कर सारे प्रांत को थोड़े ही समय में हिला दूंगा, ताकि यहाँ से स्नातक बनकर निकले हुए विद्यार्थी अपने अपने स्थानों में जाकर प्रांत भर में क्रांति की लहर को फैला सकें। कॉलेज के अध्ययन काल में लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। इतिहास में इनकी स्वाभाविक रुचि थी और संसार के समग्र क्रांतियों के इतिहास का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उनकी वक्तृत्व शक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता लोकमान्य तिलक और शिवराम पंत परांजपे तक उनकी वक्तृता से प्रभावित हो गए थे। उस समय जबकि अनेक भारतीय नेतागण तक होम रूल आंदोलन चलाते हुए भी खुल्लम खुल्ला स्वराज की मांग करने से डरा करते थे, विनायक सावरकर खुलेआम स्वतंत्रता और क्रांति के लिए जनता का आह्वान कर रहे थे। जब कॉलेज के आराम तलब और फैशनेबल लड़के सहभोजों और खेलों में व्यस्त थे, उस समय सावरकर की मित्र मेला के सदस्य रविवार की संध्या को पहाड़ियों के आंचल में छिपे हुए किसी जून शून्य खंडर में एकत्रित होने और वहां स्वाधीनता के लिए लड़े जाने वाले स्वतंत्रता युद्ध की योजनाएं निर्धारित करते।
सावरकर की इन उग्र प्रवृत्तियों से कॉलेज के अधिकारी सतर्क हो गए। वे इन क्रांतिकारी विचारों को विद्यार्थियों के लिए हानिकारक समझने लगे। कुछ लोगों ने इन्हें नर-मदल में लाने का काफी प्रयत्न भी किया, परंतु सभी प्रयत्न पूर्ण रूप से विफल ही सिद्ध हुए, क्योंकि सावरकर के लिए मेजनी, गैरिवाल्डी, शिवाजी और समर्थ रामदास ही आदर्श थे। सावरकर तथा उनके संगी साथी सब एक जैसे कपड़े पहनते, निर्धनता का जीवन बिताते, कठोर अध्ययन करते, नियम पूर्वक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते, शारीरिक व्यायाम करते और साथ साथ राजनीतिक विषयों पर विचार करते हुए सदा ये सोचा करते कि किस प्रकार अन्य पराधीन राष्ट्रों ने अपनी परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ी और किस प्रकार भारत भी इन बेड़ियों को काट सकता है। कभी कभी ये दल अपने साथ पूना के समीपस्थ पहाड़ी दुर्गों में जाया करते, जहां उन्हें पूर्वजों ने अपनी वीरता की छाप अंकित की थी। कभी ये सिंहगढ़ को देखने जाते और उनके विजयी सेनापति तानाजी की वीरता का स्मरण करके ईश्वर से प्रार्थना किया करते कि उनमें भी ऐसा बल दे ताकि वे अपने राष्ट्र के प्रति स्वयं कर्तव्य का यथोचित पालन कर सकें। 1905 और 6 में देश में स्वदेशी आंदोलन का जोर हुआ। सावरकर इसमें उत्साहपूर्वक कूद पड़े। इन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में स्वदेशी प्रचार पर ओजस्वी भाषण दिए। ग्रीष्म अवकाश में वे दिन में 3-3, 4-4 जगह सभाएं कर भाषण देते। इन भाषणों का जनता पर इतना हृदयग्राही प्रभाव पड़ता कि सहस्त्र मनुष्य उनके मंत्रमुग्ध ही सुना करते। जनता में विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए सावरकर दल ने विदेशी वस्त्रों की एक बड़ी होली जलाने का निश्चय किया। यह विचार उस जमाने में इतना उग्र था कि स्वयं लोकमान्य तिलक भी ऐसा साहस करने में आगा पीछा सोच रहे थे, परंतु सावरकर ने इसे काम को करने का बीड़ा उठा लिया और अनेक सभाओं में जोशीले भाषण देकर पूना की जनता को इसके लिए तैयार कर लिया। इस विषय में बुलाई गई अंतिम सभा में सावरकर ने ओजस्वी वाणी से जनता को संबोधित करते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों को घृणित व अपवित्र समझकर अग्नि की भेंट कर दो और इस पवित्र अग्नि को साक्षी रखकर आज और अभी से स्वदेशी का ही व्रत धारण करो। इस आह्वान का जनता ने सहर्ष स्वागत किया और जिसने जो कुछ भी विदेशी वस्त्र धारण किया था, कुर्ता, पजामा, पैंट, कोट, टोपी, सब कुछ होली में फेंक दिया। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आपत्ति करते हुए कहा, वस्त्रों को जलाने से क्या फायदा, ये तो उसका अपव्यय हुआ। इस पर विनायक जी ने बड़ी तेजी से उत्तर दिया, इन विदेशी वस्त्रों की होली द्वारा उत्पन्न स्वदेश की भावना को आने पाइयों में नहीं गिना जा सकता। विदेशी वस्त्रों की नहीं, विदेशी साम्राज्य की होली का प्रतीक है। पूना शहर के मध्य एक भव्य मैदान में विदेशी वस्त्रों का विशाल ढेर लगाया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी ऊंची ऊंची लपटों ने चारों ओर खड़ी जनता उत्साहित और प्रकाशित हो उठी। भारत में विदेशी वस्त्रों का यह सर्वप्रथम होली थी, जिसका सारा श्रेय सावरकर को था। इस अवसर पर स्वयं लोकमान्य तिलक उपस्थित रहे और उन्होंने भी अपने जोशीले भाषण से जनता को स्वदेशी व्रत के लिए प्रोत्साहित किया। इस होली कांड में समाचार पत्रों में बड़ी हलचल मच गई। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, बंगवासी आदि पत्रों में यह समाचार प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ और उस पर कई दिनों तक टीका टिप्पणी होती रही। सरकार परस्त एवं अधगोरे पत्रों से इसकी तीव्र आलोचना की, जिसके कारण कॉलेज के अधिकारी आतंकित हो गए और उन्होंने सरकारी कोप से बचने के लिए आंदोलन के नेता सावरकर को 10 रुपए दंड और 24 घंटे के भीतर छात्रावास छोड़ने का आदेश दिया। इस पर केसरी काल आदि महाराष्ट्र के अगण्य राजपत्रों ने कॉलेज अधिकारियों की घोर निंदा की। नासिक की जनता ने इसके उत्तर में सावरकर के समर्थन पे वहां भी विदेशी वस्त्रों की प्रचंड होली जलाई। अनेक शहरों और कस्बों की सभाओं में सावरकर की प्रशंसा में प्रस्ताव पास किए गए और उनके लिए धनराशि एकत्रित कर गई, जिससे सावरकर न केवल कॉलेज की धनराशि ही चुका सके, बल्कि उन्होंने शेष धन सार्वजनिक निधि को
दान दिया। बाद में बम्बई विश्वविद्यालय में उन्हें बीए की परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी और वे प्रथम श्रेणी में बीए में उत्तीर्ण हुए।